गुड इवनिंग, वेलकम दोस्तों। क्या हाल है आप लोगों के? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। चलो, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 10-1 फॉर आवर प्रोस्पेक्टिव चैप्टर नंबर 9। ओके, जिसमें हम बात करेंगे हमारा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम के बारे में। ठीक है, बेसिक बेसिक कुछ चीजें हैं वो पढ़ लेते हैं, बाकी तो आपको पता ही है। चलो अभी तक हमने क्या किया? अर्लियर चैप्टर 9 में वी डिस्क्राइब द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, जहाँ पर एयर एक्सपेंड्स व्हेन हीटेड एंड गेट्स कंप्रेस्ड व्हेन कूल्ड। जब ठंडी होती है, जब कंप्रेस की जाती है तो ठंडी हो जाती है, जैसे हमारा एलपीजी सिलेंडर वगैरह होता है ना। और जब हीट होती है तो वो एक्सपेंड हो जाती है। ओके, सो दिस रिजल्ट्स इन वेरिएशन इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द रिजल्ट इज दैट इट कॉजेज द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक, सेटिंग द एयर इन मोशन। एयर मोशन में कैसे आएगी? जब वेरिएशन, प्रेशर वेरिएशन होगा। और प्रेशर वेरिएशन कैसे होगा? जब टेम्परेचर वेरिएट करेगा। ठीक, सो यू ऑलरेडी नो दैट एयर इन हॉरिजेंटल मोशन इज विंड। हॉरिजेंटल मोशन में जो चलती है वो है हवा, विंड। ओके, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर आल्सो डिटरमाइंस व्हेन द एयर विल रिस्क सॉरी राइज या फिर sink। कब उठेगी कब डूबेगी ये आपको तब पता लगेगा। कौन डिटरमाइन करेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, the wind redistributes the heat and moisture across the planet, thereby maintaining a constant temperature for the planet as a whole. So the vertical rising of moist air, जो हमारी moist air होती है जिसमें नमी होती है, उसका जो vertical rising होता है cools it down to form the clouds and bringing precipitation. ठीक, and this chapter has been devoted to explain the cause of pressure differences, the forces that control करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के सर्कुलेशन को, हमारे टर्बुलेंट पैटर्न हवा के, और फॉर्मेशन ऑफ एयर मासेस, द डिस्टर्ब्ड वेदर व्हेन एयर मासेस इंटरेक्ट विद ईच अदर, एंड द फिनोमेना ऑफ वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स। इन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहला हमारा आ गया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। गॉट इट? चलो तो हम इसको पढ़ते हैं। एंड जस्ट, हाँ जी। सो डू यू रियलाइज दैट आवर बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ लॉट ऑफ एयर प्रेशर? क्या हमें रियलाइज होता है कि हमारी जो बॉडी है वो सब्जेक्टेड है लॉट ऑफ एयर प्रेशर? हमारे ऊपर बहुत सारा प्रेशर है। कौन सा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, सो एज वन मूव्स अप द एयर गेट्स वेरिफाइड एंड वन फील्स ब्रीथलेस। जब आप ऊपर जाओगे आपको सांस कम आएगी। ठीक है, आपने देखा भी होगा हाइट पे जाने पे आपको ऑक्सीजन का सिलेंडर चाहिए होता है ना। So the weight of a column of air contained in a unit area from the mean sea level to the top of the atmosphere is called the atmospheric pressure. ठीक है, तो ये क्या है? The weight of a column of air contained in a unit area। एक यूनिट एरिया में जितनी कंटेंट होती एयर होगी, और वो कहाँ से नापी जाएगी? मीन सी लेवल से। ठीक, आपने सुना होगा मीन सी लेवल क्या होता है, कि जैसे अगर आप कहीं हाइट वाइट पे जाते हो तो उसका लिखा होता है कि 10,000 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई से लिखा होता है ना। तो वो पता क्या होता है? वो हमारा ओशन का जो सरफेस एरिया है ना, वहां से वो हाइट नापी जाती है। ठीक है, अभी कैसे नापी जाती है? डोंट आस्क दिस। तो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ मिलीबार। एट सी लेवल द एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 1013 मिलीबार। ध्यान रखना, एटमॉस्फेरिक जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा मीन सी लेवल पे वो 1013.2 मिलीबार है। ड्यू टू ग्रेविटी द एयर एट द सरफेस इज डेंसर। ठीक, नीचे हमारा है हवा डेंस एंड द हैज हायर प्रेशर। जो चीज डेंस होगी उसका प्रेशर हाई होगा। ठीक, एयर क्या करती है? एयर प्रेशर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ मर्क्यूरी बैरोमीटर और द एनीरॉइड बैरोमीटर। ठीक है, मर्क्यूरी बैरोमीटर, एयर प्रेशर किससे मेजर होता है? या फिर बैरोमीटर जिसमें क्या भरा होता है? एच जी, पारा या मर्करी। ठीक है, इसको एच जी से डिनोट करते हैं ऑफ। और उसका दूसरा नाम है एनेरॉइड बैरोमीटर। तो ये पूछ सकता है, अभी तक मैंने ये क्वेश्चन नहीं देखा है, तो इट कैन बी आस्क्ड लाइक कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ मर्क्यूरी बैरोमीटर। ठीक है, उसको बोलते हैं एनोराइड बैरोमीटर। ओके, सो द प्रेशर डिक्रीजेस विद हाइट, आपको पता है। सो एट एनी एलिवेशन इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इट्स वेरिएशन इज द प्राइमरी कॉज ऑफ एयर का मोशन। विंड विच इज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू द लो प्रेशर एरियाज। क्यों? क्योंकि एलिवेशन वेरी करता है, उसकी वजह से हमारा टेम्परेचर वेरी करेगा, तो इस वजह से विंड का मूवमेंट स्टार्ट होता है।
अब बात करते हैं वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर। तो इन द लोअर एटमॉस्फेयर में क्या होता है, द प्रेशर डिक्रीज करता है रैपिडली विद हाइट। हाइट पे अगर आप जाओगे तो आपको पता है प्रेशर आप पे कम पड़ेगा, ठीक। द डिक्रीज अमाउंट्स टू टू अबाउट 1 मिलीबार फॉर ईच 10 मीटर इंक्रीज इन एलिवेशन। अगर आप 10 मीटर हाइट पे जाओगे तो 1 मिलीबार कम हो जाएगा। तो इट डज नॉट ऑलवेज डिक्रीज एट द सेम रेट, ऑब्वियसली ये सेम रेट नहीं होता। इसी से आपको याद आएगा एक नॉर्मल लैप्स रेट वो कितना था, वो था 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर जाने पर आपका 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक। ओके, सो टेबल जो भी है, एवरेज प्रेशर एंड टेम्परेचर एट द सिलेक्टेड लेवल्स ऑफ एलिवेशन फॉर अ स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर, तो ये दे चुका है। जैसे 1 किलोमीटर पे टेम्परेचर कितना रहेगा, 8.7 डिग्री सेल्सियस, और उस पर प्रेशर मिलीबार में रहेगा 898। जबकि सी लेवल पे है जो सबसे एकदम हम जहाँ से नापते हैं वहाँ पे 1013.25 प्रेशर है, और वहाँ पे टेम्परेचर आपका पता है एवरेज टेम्परेचर है 15.2। ठीक। अब 1 किलोमीटर याद रख लो, बाकी 8 का 2 गुना कर दो, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, तो मतलब भाई अराउंड 17.3 हो जाएगा। और 5 का 10 करना है तो 7 दूनी 34। लेकिन ये देख लो इसका डिफरेंट है, 10 किलोमीटर जाने पे आपका टेम्परेचर -49 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और आपका प्रेशर हो जाएगा 265। ओके, तो द वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज मच लार्जर देन दैट ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, ठीक है। तो ये बता रहा है जो वर्टिकल प्रेशर है आपका ये वाला, ठीक, वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज मच लार्जर, ये ज्यादा होता है, जबकि हॉरिजॉन्टल प्रेशर जो ऐसा वाला होता है। अगर आपको मैं इसका एक अच्छा एग्जांपल दूं, अगर आप रेत है, मान लो रेत पे अगर आप नदी के किनारे समंदर के किनारे खड़े हो, ठीक है, या फिर आपने वो देखे होंगे ना जिसको बोलते हैं दलदल। ओके, अब दलदल को पार करने का सबसे इजी तरीका क्या होता है, लोग कहते हैं कि भैया आप लेट जाओ, लेट के पार करो इसको। क्यों बोलते हैं, यही रीजन है, क्योंकि हॉरिजेंटल प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और अगर आप दलदल में खड़े हो गए सीधे, यानी कि वर्टिकल अगर आपने प्रेशर डाल दिया तो आप सीधे डुब से अंदर जाओगे एंड पता नहीं लगेगा। तो यही चीज है। ओके, तो इसीलिए बोलते हैं अगर दलदल को या फिर जो रेत का जो एक सेक्शन आता है ना कि इसमें रेत धंसती चली जाती है अंदर, जो एक हमारा डिपोजिशनल फीचर है उसका, इसका हमने आपको बताया था ना जब मैं आपको पढ़ा रहा था, सी सी वाटर वाला, उसमें था ना आपका सैंड ड्यून्स वगैरह, उसी में था ये। But it is generally balanced by a nearly equal but opposite gravitational force. Hence, we do not experience strong upward winds. तो ये तो चलो मैनेज हो जाता है, वो डिफरेंट बात है। अब बात करते हैं हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर। हॉरिजेंटल मतलब कि क्षैतिज। ठीक, तो बात करते हैं तो स्मॉल डिफरेंस इन प्रेशर आर हाईली सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ द विंड डायरेक्शन एंड क्या होता है विंड डायरेक्शन वेलोसिटी। तो हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर इज स्टडीड बाय ड्राइंग आइसोबार्स। आइसोबार्स मतलब आइसो मतलब सम यानी कि इक्वल, ठीक, इक्वल, और बार मतलब प्रेशर। तो जहां पर इक्वल प्रेशर वाली लाइंस मैच करेंगी तो उसको बोलेंगे आइसोबार लाइन, आइसोबार्स एट कांस्टेंट लेवल्स। सो आइसोबार्स आर लाइंस कनेक्टिंग रिलेशंस हैविंग इक्वल प्रेशर। अरे ये तो दे दिया उन्होंने, खैर। इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ altitude ऑन प्रेशर, ठीक, इट इज मेजर्ड एट एनी स्टेशन आफ्टर बीइंग रिड्यूस्ड टू सी लेवल। देख रहे हो, इसीलिए रिड्यूस करते हैं सी लेवल तक का। फॉर फॉर व्हाट, फॉर, बहुत लंबा खतरनाक दे दिया, चलो जा देखते हैं। फॉर पर्पजेज ऑफ कंपैरिजन, ठीक, क्योंकि सी लेवल इज समथिंग जहां से हम इसको एक मीन लेवल मानते हैं, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी कंपेयर करना होगा ये ज्यादा चेंज नहीं होता है। ठीक है, सी लेवल आपको पता राइज हो रहा है बट बहुत स्लो है। तो ऐसा नहीं कि हमने आज नापा सी लेवल इतना है तो कल को नापेंगे तो इतना घट या बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो बहुत स्लो प्रोसेस है, तो जनरली हम एक ऐसा लेते हैं कॉन्स्टेंट। ठीक, तो सी लेवल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है दिखा रखा है, shows the pattern of isobars corresponding to pressure systems. Low pressure system is enclosed by one or more isobars with lowest pressure in the center. High pressure system is also enclosed by one or more isobars with the highest pressure in the center. Okay. World distribution of sea level pressure. Sea level का pressure, sea level का जो pressure है वो वर्ल्ड में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो देखते हैं। So the world distribution of sea level pressure in January and July has been shown in the figure 10.21 वगैरह है। Near the equator the sea level pressure is low. Equator and sea level pressure ये लो होता है and its area is known as
इक्वेटोरियल लो आपने सुना है ना, क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पर हमारा जो सी लेवल, सॉरी, जो हमारा प्रेशर होता है ना, सी लेवल प्रेशर वो कम होता है। ठीक, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। सी लेवल प्रेशर सबसे कम कहाँ पे होता है, हमारा इक्वेटर पे, इसीलिए बोलता है ना इक्वेटोरियल लो। आफ्टर 30 डिग्री नॉर्थ या फिर 30 डिग्री साउथ आर फाउंड द हाई प्रेशर एरियाज एंड नोन एज द सब ट्रॉपिकल हाईज। तो उनको देख लो ये टर्म्स कहाँ से आए हैं। एंड फर्दर पोलवर्ड्स अलोंग 60 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ में उनको क्या बोलते हैं, द लो प्रेशर बेल्ट्स आर टर्म्ड एज द सब पोलर लोज। ठीक, एंड नियर द पोल्स द प्रेशर इज हाई एंड इट इज नोन एज द पोलर हाई। समझ रहे हो, तो ये टर्म कहाँ से है, ये इंपॉर्टेंट है और आपको पता लग रहा है। These pressure belts are not permanent. Okay, they oscillate with the apparent movement of the sun. ये सन जिधर जाएगा उसी हिसाब से मूव करेगा. So in the northern hemisphere in winter they move southwards and in the summer northwards. समर में ऊपर जाते हैं और विंटर में नीचे आ जाते हैं. ये एक दे रखा है. ठीक, तो ये तो था आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी लेवल प्रेशर का, कहाँ पर, आपके वर्ल्ड में. हाँ जी, अब देखते हैं नेक्स्ट जो कि दे रखा है, forces affecting the velocity and the direction of wind. So you already know that the air is set in motion due to difference in atmospheric pressure. The air in motion is called wind. The wind blows from high pressure से low pressure, आपको पता है. The wind at the surface experience friction, क्योंकि नीचे आपको पता है घर्षण लगता है, friction. So in addition, rotation of the earth also affect करता है wind के movement को. And the force exerted by the rotation of the earth is known as the Coriolis force. आपको पता होगा. And thus the horizontal winds near the earth surface respond to the combined effect of three forces: pressure gradient force, frictional force and the Coriolis force. So in addition the gravitational force acts downward, आपको पता ही है. तो नेक्स्ट इसके बात करते हैं हमारी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स. ठीक, the differences in atmospheric pressure produce a force, आपको पता है, and the rate of change of pressure with respect to distance is the pressure gradient. The pressure gradient is strong कहाँ पर, जहाँ पर आइसोबार्स क्लोज होते हैं टू ईच अदर, एंड इज वीक जहाँ पर आइसोबार्स अलग अलग होते हैं. आइसोबार्स मतलब ऐसी लाइंस जो इक्वल प्रेशर पे मैच करती हैं. तो जहाँ पर आइसोबार्स अगर उनका डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक, तो वहां पर ये हमारा जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो कमजोर होगा. एंड जहां पर हमारी जो आइसोबार लाइंस हैं वो एक दूसरे के पास पास, ये इस टाइप से अगर पास पास हैं तो हमारा जो प्रेशर, अब देखो कोई भी चीज हो यार, पास पास है, यूनिटी होगी ना, तो ऐसे याद कर सकते हो. तो वहां पर हमारा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स स्ट्रांग होगा, और जहाँ पे अलग अलग है, ठीक, रैंडम है, तो वहां पर कमजोर होगा. सिंपल. फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल, किसको नहीं पता इसके बारे में. देखो, it affects the speed of the wind. It's greatest at the surface and its influence generally extends up to an elevation of 1 to 3 किलोमीटर ऊपर तक. Over the sea surface the friction is minimal. अब देखो सरफेस पे ये जनरली इट इज ग्रेटेस्ट. सरफेस मतलब हमारी अर्थ की, जहाँ पे हम रहते हैं उधर, हर हवा सबसे ज्यादा हमारी अर्थ से टकराती है ना, और टकराती है तो वो उसमें सबसे ज्यादा फ्रिक्शन लगता है कहाँ पे, सरफेस पे. जबकि सी में फ्रिक्शन मिनिमल मिनिमल यानी कि बहुत कम लगता है. क्यों, वहां पे टकराने लायक कुछ है नहीं, सिर्फ पानी है, हवा टच हुई पानी उड़ा के ले गई साथ में. लेकिन यहाँ उसको उड़ाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दीवारें थोड़ी उड़ा के ले जाएगी. तो दीवारों से वो धीरे धीरे रेत वगैरह गिरा देती है, तो इसमें बहुत ज्यादा फ्रिक्शन लगता है. ठीक है, तो बस यही बताना चाह रहा था. Coriolis force, the rotation of the earth about its axis affect the direction of the wind, and this force is called Coriolis force after the French physicist who described it in 1844. It reflect कर देता है the wind to the right direction in northern hemisphere and in the left. आप देखो ये हमारा अर्थ है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये इक्वेटर 0 डिग्री, और यही क्या हमारा, ये हमारा वेस्ट टू ईस्ट घूमती है. ठीक, यानी कि ये डायरेक्शन हमारी अर्थ के घूमने की. और ये हमारा है नॉर्थ नॉर्थ नदर्न हेमिस्फेयर. ठीक, नदर्न हेमिस्फेयर है, और ये वाला हमारा है सदर्न हेमिस्फेयर. अब देखो
ये ऐसे घूम रही है तो हमारी विंड भी घूमेंगी। किस तरीके से? तो जो नॉर्थ पोल है, सॉरी नदर्न हेमिस्फेयर है, ठीक है, उधर मान लो उसको भी, तो हमारी इसमें जो डायरेक्शन घूमती है ना, इसमें घूम जाती है राइट डायरेक्शन में, ठीक। ये हवा को राइट डायरेक्शन घूम जाता है, घुमा देता है, और ये घुमा देता है हवा को लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, लिख लो आप लोग, ठीक। तो यही बोल रहा है कि कोरियोलिस फोर्स जो है हमारी हवाओं को नदर्न हेमिस्फेयर में राइट डायरेक्शन घुमा देता है और सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट डायरेक्शन घुमा देता है। सो द डिफ्लेक्शन इज मोर व्हेन द विंड वेलोसिटी इज हाई, ये तो नॉर्मल बात है। तो कोरियोलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ लैटिट्यूड एंड इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड इज एब्सेंट एट द इक्वेटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, यही बनाती कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्यों प्रेजेंट, सॉरी क्यों होता है? जस्ट बिकॉज की वेस्ट टू ईस्ट ईस्ट रोटेट करती है, हमारा जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो मैक्सिमम होता है पोल्स पर, और हमारी जो इक्वेटर है इस पे होता है जीरो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। ओके, द कोरियोलिस फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ठीक। जो हमारा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है उसके परपेंडिकुलर, यानी कि अगर वो ऐसे है तो वो ऊपर से पड़ेगा, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री वाला। द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू एन आइसोबार, ये उससे भी ज्यादा परपेंडिकुलर होता है। तो द हायर द प्रेशर, जितना ज्यादा होगा ग्रेडियंट 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 फोर्स, द हायर द प्रेशर gradient force, the more is the velocity of the wind and the larger is the deflection in the direction of the wind। तो ये बेसिक बात है, जहाँ जितनी ज्यादा विंड वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा विंड की डायरेक्शन में, नॉर्मल सी बात है। और जितना ज्यादा प्रेशर हाई होगा तो उतनी ज्यादा विंड की वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये सब एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। So as a result, these two factors operating perpendicular to each other in the low pressure areas, the wind blows around it. At the equator, the Coriolis force is zero and the wind blows perpendicular to the isobars. The low pressure gets filled instead of getting intensified. That is the reason why tropical cyclones are not formed near the equator। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये आता है कि जो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो इक्वेटर के आसपास नहीं मिलते हैं आपको, ठीक। बस ये लिख लो। प्रेशर एंड विंड की बात करते हैं, दाब और हवा। तो वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड आर नॉट रिजल्ट ऑफ द विंड जनरेटिंग फोर्सेस। द विंड्स इन द अपर एटमॉस्फेयर, जो कि 2 से 3 किलोमीटर अबव द सरफेस है, आर फ्री फ्रॉम फ्रिक्शनल इफेक्ट ऑफ द सरफेस एंड आर कंट्रोल्ड मेनली बाय द प्रेशर ग्रेडियंट एंड कोरियोलिस फोर्स। ऊपर तो कोरियोलिस फोर्स से ही द्वारा कंट्रोल होता है और प्रेशर ग्रेडियंट से, क्योंकि सरफेस ऊपर है नहीं 2 से 3 किलोमीटर के बाद। तो जब आइसोबार आर स्ट्रेट, एकदम सीधी रेखा में होते हैं, एंड व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन नहीं है, द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द कोरियोलिस फोर्स एंड द रिजल्टेंट विंड ब्लो करती है पैरेलल टू द आइसोबार, ठीक। ये है पैरेलल। और इसको ही बोलते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड। दिस विंड इज नोन एज जियोस्ट्रॉफिक विंड, ठीक। ओके, the wind circulation around a low is called a cyclonic circulation। जहां पर लो प्रेशर, अब देखो इंपॉर्टेंट यहीं से बन जाता है कि लो प्रेशर, सॉरी साइक्लोन होता है, उसके बीच में होगा लो प्रेशर और उसके लेफ्ट राइट होगा हाई प्रेशर, तो बस घूम जाएगा। सो अराउंड अ हाई इट इज कॉल्ड एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन। देख रहे हो, एक दूसरे से कनेक्टेड चीजें हैं। द डायरेक्शन ऑफ विंड्स अराउंड सच सिस्टम चेंजेस अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन इन डिफरेंट हेमिस्फीयर, क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर में राइट में घूम जाएगी और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट में घूम जाएगी, खत्म। The wind circulation at the Earth's surface around low and high on many occasions is closely related to the wind circulation at higher level. So generally over low pressure area, the air will converge and rise। जहाँ पर लो प्रेशर एरिया होगा वहां पर क्या होगा, देखो अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं कि ये हमारा कहाँ गया? ये हमारा अर्थ हुआ, ठीक। आपको पता है 0 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक। ये आपका सबसे ज्यादा क्या है, लो प्रेशर जोन है। क्यों? सबसे ज्यादा मैक्सिमम हीट पूरे साल में हमारे यहीं पे मिलती है, ठीक। अब आपको ये अगर पता लग गया कि सबसे ज्यादा हाई प्रेशर, सॉरी लो प्रेशर जोन है ये, तो यहाँ पर क्या होगा, हवा बहुत, देखो धूप ज्यादा पड़ती है तो यहाँ से हवा जल्दी उठेगी,
ठीक है, हीट होगी, हवा उठेगी। तो अगर यहाँ से हवा उठेगी तो आसपास में जो हाई प्रेशर जोन बन रखा है, ठीक है, तो वो इसको आके फिल करने की कोशिश करेगा। तो जब फिल करेगा तो ऐसे आके और इधर आके ये ऐसे उठ जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको दिखा नहीं सकता, इधर ऐसे आएंगे ऐसे और उधर से ऐसे आएंगे और ये दोनों ऊपर उठ जाएंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ उठ जाएंगे, कन्वर्ज हो जाएंगे। तो यही बोला है कि ये दोनों कन्वर्ज होकर राइज हो जाते हैं, ठीक, कहाँ पर, लो प्रेशर जोन में। ये देखो, generally over low pressure area the air will converge and rise, and over high pressure area the air will subside and from above and diverge at the surface। तो वहां पे नीचे चली जाएगी। apart from convergence some eddies, convection currents, orographic uplift and uplift along fronts cause the rising of air, and which is essential for the formation of clouds and precipitation। अब मैं आपको क्लाउड्स, तो आपको पता ही है, जब ये एयर राइज कर रही है, अगर यही सीन हमारा कहाँ पर होगा, कोई वाटर बॉडी पे होगा, तो जो हवा उठ रही होगी नीचे से, वो क्या करेगी, वहां से जो आपका मॉइस्चर है उसको रिटेन करके उठ जाएगी और क्लाउड फॉर्म करेगी। और जब ये उस पे जाएगी, क्या कहते हैं, पहाड़ों टकरा के ऊपर उठेगी, फिर क्या हो जाएगी, बरस जाएगी। जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर की बात करते हैं भैया। तो द पैटर्न ऑफ द प्लैनेटरी विंड्स लार्जली डिपेंड ऑन, सबसे नंबर एक है कि लैटिट्यूडनल वेरिएशन एटमॉस्फेरिक हीटिंग का। दूसरा है इमरजेंस ऑफ प्रेशर बेल्ट्स। थर्ड है भैया द माइग्रेशन ऑफ बेल्ट्स फॉलोइंग अपैरेंट पाथ ऑफ द सन। फोर्थ है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। फाइव है द रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक। द पैटर्न ऑफ द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेटरी विंड इज कॉल्ड द जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। So the general circulation of the atmosphere also sets in motion the ocean water circulation which influences the Earth's climate। तो एक schematic description of the general देखते हैं अभी इसको। उससे पहले यहाँ पे देखो दो चीज दे रखी है, ये देख लो, इंपॉर्टेंट है। साइक्लोन हमारा और एक एंटी साइक्लोन। जो साइक्लोन है उसका अपोजिट हो जाएगा एंटी साइक्लोन, ठीक। प्रेशर देखते हैं, साइक्लोन के लिए चाहिए लो प्रेशर बीच में होता है। इनका ये ध्यान रखो, ये अगर आपने एक याद कर लिया तो दूसरा आपको याद हो जाएगा। इसको याद करने का तरीका बताऊं मैं आपको। अगर ये हमारा अर्थ है, फिर इसको बीच में तोड़ दो, ऊपर नदर्न हेमिस्फीयर, इधर सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक। जो हमारा, सबसे पहले हम बात करेंगे साइक्लोन की। तो जो हमारा साइक्लोन है, इसके लिए चाहिए बीच में लो प्रेशर और आजू बाजू चाहिए इसको कैसा, हाई प्रेशर। अब देखो यहाँ पर मान लो फॉर्मेट हो रहा है लो प्रेशर जोन, तो और ये हमारा नदर्न हेमिस्फीयर, तो इधर घूम जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक। ये डायरेक्शन होगी हमारी किसकी, हमारे साइक्लोन की डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज इन नदर हेमिस्फीयर। और इधर अगर है सॉरी, तो इधर डायरेक्शन होगी उसकी क्लॉकवाइज, ठीक। तो इधर इसकी डायरेक्शन हो जाएगी क्लॉकवाइज इन द हमारे सदर्न हेमिस्फीयर। तो बस इतना लिख लो। अगर आपने साइक्लोन याद कर लिया तो एंटी साइक्लोन कोई बड़ी बात नहीं है। एंटी साइक्लोन सब कुछ एंटी कर दो, साइक्लोन के लिए बीच में लो प्रेशर, एंटी साइक्लोन के लिए चाहिए हमें बीच में हाई प्रेशर, ठीक। और एंटी साइक्लोन के लिए डायरेक्शन क्या होती है, नदर्न हेमिस्फीयर में होगी क्लॉकवाइज, ठीक। और एंड इधर हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, खत्म। एक याद कर लो, दूसरा अपने आप हो जाएगा। गॉट इट, चलो। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ ना कि ये जो 0 डिग्री है ITCZ, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, ठीक। आपको बताया था नॉर्थ में राइट साइड में मूव जाती हैं तो इनको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ये हमारी नदर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड मुड़ गई हैं और इधर है लेफ्ट साइड मुड़ गई हैं, और इनको बोलेंगे साउथ से आ रही हैं तो साउथ ईस्ट ट्रेडर्स बोलेंगे, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ओके। तो उसके बाद हमारी वेस्टर्लीज चलती हैं, आपको पता है ऊपर और नीचे दोनों साइड में, ठीक। और सबसे नीचे पोलर, पोलर ईस्टर्लीज, ठीक। पोलर सेल, जेट्स, फेरल सेल, हेडले सेल, मैं आपको सब बता चुका हूँ। एंड नहीं तो चलो एक बार मैं और बता देता हूँ। सॉरी, मेरा गला थोड़ा खराब है। हाँ जी, ये मान लो हमारा अर्थ है, कैसा अर्थ बन गया ये, चलो। ये है इक्वेटर, ठीक। इक्वेटर वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं लो प्रेशर एरिया, यानी कि इसी को ही हम बोलते हैं डोल ड्रम, ओके। इसके बाद एक और एरिया आएगा, ठीक।
और एक और आएगा। हाँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और ये तो है ही, सेम इधर भी आएगा, सेम इधर भी आएगा, और ये तो है ही। चलो अब मैं इनका नामांकन कर देता हूँ, नॉमिनेशन। तो ये तो लो प्रेशर एरिया है, 0 डिग्री इक्वेटर आपको पता है। ओके, जिसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लो, अभी मैंने आपको बताया था। गॉट इट। चलो, ये ट्रॉपिकल एरिया आपको पता है, पहली बात। अब इसके ऊपर या नीचे जाओगे तो आपको सब ट्रॉपिकल मिलेगा। राइट। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक सेल है, उसका नाम है हेडले सेल। ठीक, हेडले सेल है। ये लो प्रेशर है तो इधर होगा हाई प्रेशर, ये हाई है तो ऊपर हो जाएगा लो प्रेशर। ठीक, और ये लो है तो फिर से ये हो जाएगा हमारा हाई प्रेशर। ये पैटर्न याद कर लो, आपको बीच का पता है ना, बाकी बना सकते हो। लो प्रेशर, हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर, खत्म। अब ये ट्रॉपिकल है तो इसको क्या बोलेंगे हम, सब ट्रॉपिकल। और कैसा प्रेशर है, हाई है तो सब ट्रॉपिकल, हाई प्रेशर बेल्ट, सिंपल। अब ये ट्रॉपिकल नहीं है ना ही सब ट्रॉपिकल, ये कैसा है, पोलर भी नहीं है। देखो ये तो आपका पोलर। तो अगर पोलर स्विच होगे तो सब पोलर हो जाएगा ना, तो ये है आपका सब पोलर, लेकिन कैसा, लो प्रेशर बेल्ट। गॉट इट। हेडलेस सेल में हमारी मिलती हैं आपको ट्रेड विंड्स। ओके, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चलती हैं, राइट साइड में मुड़ जाती हैं आपको पता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट मुड़ जाती है। मैं आपको सब बता रखा हूँ अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। इसमें क्या होता है, हमारी वेस्टर्लीज चलती है। ठीक, ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज सब मैं आपको बता चुका हूँ, पिछली वीडियो देखो जाके, 9th 10th की जो भी ज्योग्राफी है उसमें। ओके, और ऊपर तो आपको पता है ये पोलर वाली चलेंगी। ओके, अब मैं आपको इनका नाम और देता हूँ। एक तो हेडलेस सेल होगी, कई बार सेल पूछ लेता है, कलर थोड़ा अजीब लगता है। दूसरी वाली जो सेल है उसको बोलते हैं हम फेरल सेल। फेरल सेल में हमारी चलती हैं क्या, हमारी वेस्टर्लीज। ओके, और इसके ऊपर हमारा होता है पोलर सेल। गॉट इट, बस इतना कॉन्सेप्ट है। इसलिए जो चाहता हूँ आपको कर लो। चलो, सो द एयर एट द ITCZ, आपको पता है ना ITCZ, लो प्रेशर जोन, ऑलवेज लो प्रेशर जोन। गॉट इट। Rises because of convection caused by high insolation and a low pressure is created, and the winds from the tropics converge at this low pressure zone. The converged air rise along with the convective cell, and it reaches the top of the troposphere up to an altitude of 14 kilometers तक उड़ जाती है ITC से, and moves towards the poles, and this causes accumulation of air at about 30 degree north, and south part of the accumulated air sinks to the ground and forms a subtropical high, जो मैं आपको बता चुका हूँ। Another reason for sinking is the cooling of air when it reaches 30 degree north and south। अब देखो मैंने आपको बोल ही दिया, ये 0 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री होता है जनरली। उसके बाद ये 66, मतलब अगर मैं बोले तो 45 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ तक होगा। ठीक, और ऊपर तो है आपका ये 90 डिग्री। तो बस यही चीज है, बस और कुछ नहीं है, कि ये यहाँ से उठती है, यहाँ पे जाके गिर जाती है। सेम ये यहाँ पे लो प्रेशर जोन है और यहाँ पे हाई प्रेशर जोन है। तो लो प्रेशर जोन पे राइज करेगी चीज, ये ध्यान रखना, और हाई प्रेशर जोन से उसकी तरफ मूव करेगी जिस साइड में बनेगा लो प्रेशर, तो इधर से दोनों साइड में जाती है। क्यों, इधर से हाई प्रेशर है और बीच में लो प्रेशर इधर है, तो ये इधर भी भेजेगा और इधर भी भेजेगा। Down below near the land surface, the air flows towards the equator as the easterlies. The easterlies from either side of the equator converge in the ITCZ, and such circulation from the surface upwards and vice versa are called cells. And such a cell in the tropics is called Hadley cell. Tropics यानी कि tropical area. And in the middle latitudes, the circulation is that of sinking cold air that comes from the poles and the rising warm air that blows from the subtropical high. देखो भैया सब बताया था आपको, ये सब ट्रॉपिकल हाई है, यहाँ से राइज होती है, यहाँ पे सिंक हो जाती है, सॉरी। जो कहाँ से आ रही होती है, सब पोलर से, क्योंकि सब पोलर लो प्रेशर है, यहाँ से आएगी इधर और इधर से कन्वर्ज हो जाएगी। एट द सरफेस दीज विंड्स आर कॉल्ड वेस्टर्लीज एंड द सेल इज नोन एज द फेरल सेल, जो मैंने आपको नेक्स्ट सेल बताई थी।
At polar latitudes, the cold dense air subsides near the poles and blows towards middle latitudes. As the polar easterlies, this cell is called the polar cell, and three cells get set the pattern for the polar cell. आपको बता दूंगा सबसे ऊपर वाली. These three cells set the pattern for the general circulation of the atmosphere. The transfer of heat energy from lower latitudes to higher latitudes maintain करता है general circulation system. समझ गए बाबा? Okay. So the general circulation of the atmosphere also affect करता है oceans को. The large scale winds of the atmosphere initiate करते हैं large and slow moving currents of the ocean. Moving currents आपको बता चुका हूँ पहले. So oceans in turn provide करते हैं input of energy and water vapor into the air, and these interactions take place rather slowly over a large part of ocean. जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन ओशन की बात करते हैं तो वार्मिंग एंड कूलिंग ऑफ द पैसिफिक ओशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन. पढ़ लेते हैं, ज्यादा कुछ होगा तो बता दूंगा. द वार्म वाटर ऑफ द सेंट्रल पैसिफिक ओशन slowly drifts towards southern American coast and replaces the cool Peruvian current. Currents के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ. Such appearance of warm water off the coast of Peru is known as the El Nino, and El Nino event is closely associated with the pressure change in the Central Pacific and Australia. This change in pressure condition over Pacific is known as the Southern Oscillation. The combined phenomena of Southern Oscillation and El Nino is known as ENSO. In the years when the ENSO is strong, large-scale variation in weather occur over the world. The arid west coast of South America receives heavy rainfall. Drought occurs in Australia and sometime in India, floods in China. This phenomenon is closely monitored and is used for long-range forecasting in major parts of the world. ये बोल रहा था कि एल नीनो और मैंने एक बताया होगा आपको ला नीना. ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता. आपको एक चीज बता दूं, एक चीज बस याद रखो, बाकी आपको याद रहेगा. जो ला नीना है वो है आपकी एक कोल्ड, और ये है आपकी हॉट. अब देखो, जहां हॉट होगा वहां पे बनेगा आपका क्या, लो प्रेशर. अगर लो प्रेशर बनेगा तो इसको चाहिए हाई प्रेशर वाला एरिया, तो हाई प्रेशर वाला एरिया इसके पास आ जाएगा. यानी कि जब एल नीनो होगा तो जो मॉइस्चर इंडिया जाना चाहिए उसमें से आधा बढ़ के इधर आ जाएगा, तो हमारे इंडिया में देखेगी ड्रॉट यानी कि सूखा. लेकिन ये चूंकि ठंडी होती है तो ठंडी होती है, ये बनाएगी हाई प्रेशर जोन, और हमारे इंडिया में उस टाइम पे होता है लो प्रेशर जोन. अगर हमारी लो प्रेशर जोन है, हाई से लो चलेगा, यानी कि ऑलरेडी जो हमें साउथ ईस्ट, जो भी हमारा साउथ ईस्ट मानसून मिल ही रहा है, साउथ वेस्ट मानसून सॉरी, साथ ही साथ ये जो लानीना है, लानीना, उससे भी हमको मिल जाता है. ठीक है, तो हमारे उससे आ जाता है फ्लड. खैर, सीजनल विंड की बात करते हैं. सो द पैटर्न ऑफ विंड सर्कुलेशन इज मॉडिफाइड इन डिफरेंट सीजन ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ रीजन्स ऑफ मैक्सिमम हीटिंग प्रेशर एंड विंड वेल्स. So the most pronounced effect of such a shift is noticed in the monsoon, especially over the Southeast Asia. You would be studying the details taken next. The other local deviation from the general circulation system are as follows. Number 1, local winds. पढ़ते भैया. Difference in the heating and cooling of Earth's surface and the cycles those develop daily or annually can create several common local or regional winds. ठीक. Land and sea breezes आपको मैं सब बता चुका हूँ. As explained earlier, the land and sea absorb the transfer heat. अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा इसमें क्योंकि टाइम वेस्ट होगा. आपको बता चुका हूँ लैंड ब्रीज कब चलती है और सी ब्रीज कब चलती है, ये भाई सब एक्सप्लेन कर रखा है और कुछ नहीं है. माउंटेन एंड वैली विंड्स. यस, माउंटेनियस रीजन क्या होता है, ड्यूरिंग द डे द स्लोप्स गेट हीटेड अप. जो माउंटेन्स होते हैं हमारे, ठीक है, एक तो जो स्लोप्स होते हैं ना दिन में, जो भी ढलान वाले एरिया होते हैं, ये दिन में गर्म हो जाते हैं क्योंकि इन पे सन की लाइट पड़ती है. ठीक. हीटेड अप एंड एयर मूव्स अप स्लोप. अब यहाँ पे हवा ऊपर उठेगी. ठीक. एंड टू फिल द रिजल्टिंग गैप द एयर फ्रॉम द वैलीज, नीचे घाटियों से फिर हवा आती है इस, जो यहाँ से हवा उठी गर्म करके वो जाने के लिए. यानी कि यहाँ तो लो प्रेशर जोन बन गया, ये ऊपर उठ गया, तो जो घाटी नीचे जहाँ पे धूप नहीं पहुंच पाई, यहाँ पे हाई प्रेशर जोन है, यहाँ से हवा ऊपर चलेगी. ठीक है, सो दिस विंड इज नोन एज द बेली ब्रीज. तो भैया इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. आपकी बेली ब्रीज कब चलती है, डे में. दिन में क्यों चलती है, बेली होती है आपकी गड्ढे में. गड्ढे में यानी कि जहां पर आपको धूप नहीं मिलेगी, और जहां धूप नहीं होती है वहां क्या होता है, हाई प्रेशर, और जहां धूप होती है वहां होता है लो प्रेशर. तो लो प्रेशर से हाई प्रेशर नहीं चलेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगा बंदा. तो समझ गए. सो ड्यूरिंग द नाइट क्या हो जाता है, द स्लोप्स गेट कूल्ड, स्लोप जल्दी ठंडे हो जाते हैं, एंड द डेंस एयर, जो घनी हवा होती है, डिसेंड इनटू द वैली एज द माउंटेन विंड. तो जो हवा रात में चलती है माउंटेन से नीचे की तरफ, ठीक, उसको बोलते हैं माउंटेन विंड. तो द कूल एयर ऑफ द हाई प्लेट्यूज, ठीक,
and ice fields draining into the valley is called katabatic wind. ओहो, देख रहे हो कैटाबैटिक विंड क्या होती है? जो कूल एयर होती है, ठंडी एयर ऑफ द हाई प्लेट्यूज, हमारे ऊंचे पठारों पे, क्योंकि आपको पता है ऊपर हाइट पे प्रेशर कम होता है और टेम्परेचर कम होता है। एंड आइस फील्ड्स ड्रेनिंग इनटू द वैली, जो आइस फील्ड होता है वो जो वैली में जा रहा होता है, इज कॉल्ड द कैटाबैटिक विंड। अनदर टाइप ऑफ बॉम्ब विंड अकर्स ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन रेंज। अब एक लीवर्ड साइड है और एक विंडवर्ड साइड है, तो ध्यान रखना जो विंडवर्ड साइड है और एक लीवर्ड साइड है, इसको क्या बोलते हैं? विंडवर्ड साइड में हमेशा बारिश होती है या नहीं होती है? मैं इसमें कंफ्यूज हो गया, देखते हैं आगे। द मॉइस्चर इन दीज विंड्स व्हाइल क्रॉसिंग द माउंटेन रेंजेस कंडेंसेस एंड प्रेसिपिटेट, यानी कि when it descend down the leeward side of the slope, the dry air gets warmed up by adiabatic process, and this dry air melt the snow in short time. समझ ही नहीं आया, एक मिनट। हाँ जी, तो वो है लीवर्ड साइड, यही वाली है हमारी जो लीवर्ड साइड है, इधर मैक्सिमम बारिश मिलती है, ठीक है। और जो हमारा विंड वर्ड है, नाम से ही है विंड वर्ड, मतलब छिपा दी गई है, यानी कि हवा यहाँ से छिप जाती है, यहाँ से हवा नहीं मिलती, इसको कम बारिश होती है, ठीक है। तो यही था उसका, ओके। एयर मासेस की बात करते हैं। सो व्हेन द एयर रिमेन्स ओवर अ होमोजेनियस एरा फॉर अ सफिशिएंटली लॉन्गर टाइम तक रहती है, सो इट एक्वायर्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट एरिया, ठीक। सो द homogeneous regions can be the vast ocean surface or vast plains. The air with distinctive characteristics in terms of temperature and humidity is called an air mass, and it is defined as a large body of the air having little horizontal variation in temperature and moisture. The homogeneous surface over which air mass form are called the source regions. The air masses are classified according to the source region. There are 5 major source regions. Number 1, warm tropical and subtropical oceans, subtropical hot desert, relatively cold high latitude oceans, the very cold snow-covered continents in high latitudes, and permanently ice-covered continents in the Arctic and Antarctic. Accordingly, following type of air masses are बहुत खतरनाक आइटम है ये। Maritime tropical, continental tropical, maritime polar, continental Arctic, and tropical air masses are warm and polar air masses are cold. एक, इसको अभी आप छोड़ो, सीडीएस इतना टफ नहीं पूछे। फ्रंट की बात करते हैं तो when two different air masses meet, the boundary zone between them is called a front. तो दो डिफरेंट एयर मासेस के बीच की बाउंड्री को बोलते हैं फ्रंट, एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द फ्रंट इज नोन एज अ फ्रंटोजेनेसिस, ठीक। And there are 4 type of fronts: cold front, warm front, stationary front, and occluded front. So when the front remains stationary, it is called a stationary front, मतलब कि continue. And the when cold air moves, जब ठंडी हवा मूव करेगी towards the warm air mass, so its contact zone is called the cold front. Cold front मतलब cold से हवा warm air की तरफ जा रही है। And whereas if the warm air mass move towards the cold air, तो उसको बोलेंगे contact zone is a warm front। उल्टा है, नाम से ही देखो, वार्म फ्रंट मतलब कि हमारी वार्म एयर मूव करी ठंडी की तरफ, कोल्ड एयर मतलब हमारी ठंडी एयर मूव करी वार्म की तरफ। सो इफ एन एयर मास इज फुल्ली लिफ्टेड अबव द लैंड स्फीयर, से ऊपर उठा हुआ है, इट इज कॉल्ड द ऑकुलेटेड फ्रंट। फ्रंट ये इंपॉर्टेंट, तब अगर कोई एयर मास है, हवा उठी गया हमारे सरफेस से, तो उसको बोलेंगे ऑकुलेटेड फ्रंट। So the fronts occur in middle latitudes and are characterized by steep gradient in temperature and pressure. They bring abrupt changes in temperature and cause करते हैं air to rise to form clouds and cause precipitation. Extra tropical cyclones की बात करते हैं। So the system developing in the mid and high latitude beyond the tropics are called the middle latitude or extra tropical cyclones, ठीक। So the passage of front cause abrupt changes in the weather condition over the area in the middle and high latitude. Extra tropical cyclones form करते हैं along the polar front. Initially the front is stationary. In the northern hemisphere, warm air blows from the south and cold air from the north of the front, and when the pressure drops along the front, the warm air moves northwards and the cold air moves towards south, setting in a motion and anti-clockwise cyclonic circulation है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। The cyclonic circulation leads to a well-developed extratropical cyclone, ठीक है, with a warm front and a cold front. The plan and cross section of a well-developed cyclone is given, जो भी है
There are pockets of warm air or warm sector based between the forward and the rear cold air or cold sector. So the warm air glides over the cold air and a sequence of clouds appear over the sky ahead of the warm front and cause करते हैं precipitation. The cold front approaches करता है the warm air from behind and pushes the warm up air up. As a result, cumulus clouds develop along the cold front. The cold front moves faster than the warm front, ultimately overtaking the warm front. The warm air is completely lifted up and the front is occulted. वही वाला occulted है जहाँ पर हमारा जो एयर मास है वो लिफ्ट हो जाता है किससे, हमारी सरफेस से, एंड द साइक्लोन dissipates. The process of wind circulation both at the surface and aloft are closely interlinked. The extratropical cyclone differs from the tropical cyclone in a number of ways. द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैव अ क्लियर फ्रंटल सिस्टम. बस ये पूछ सकता है, बाकी जो भी तो पढ़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ. ऑलरेडी इसका टाइम बहुत ज़्यादा हो गया इस वीडियो का. एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है, क्लियर फ्रंटल सिस्टम होता है उनके पास. और क्या होता है देखते हैं. वेयर एज विच इज नॉट प्रेजेंट इन द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. ठीक, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में क्या नहीं होता है, एक्स्ट्रा क्लियर क्लियर फ्रंटल सिस्टम. ओके, वो इसके अलावा क्या करते हैं, दे कवर अ लार्ज एरिया एंड कैन ओरिजिनेट ओवर द लैंड एंड सी. ठीक है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल वाले. whereas the tropical cyclones originate only over the seas and on reaching the land they dissipate यानी खत्म हो जाते हैं. ठीक है, the extra tropical cyclones affect a much larger area as compared to the tropical cyclone. नाम से ही मतलब है उसका निकल रहा है. The wind velocity in a tropical cyclone is much higher and it is more destructive. ट्रॉपिकल साइक्लोन की जबकि विंड वेलोसिटी ज्यादा होती है. द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट बट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक, ये लिख लो. ओके, नेक्स्ट हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन, इसके बारे में पढ़ लेते हैं. एक्स्ट्रा तो पढ़ ही लिया, अब एक नॉर्मल ट्रॉपिकल साइक्लोन उसके बारे में देख लेते हैं. ओके, तो भैया जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं आर वायलेंट स्टॉर्म्स दैट ओरिजिनेट ओवर ओशंस इन ट्रॉपिकल एरियाज एंड मूव ओवर टू द कोस्टल एरियाज ब्रिंगिंग अबाउट लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय वायलेंट विंड्स. बहुत हैवी रेनफॉल करते हैं, स्टॉर्म सर्जेस, ठीक है, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग नेचुरल कैलामिटीज है. दे आर नोन एज साइक्लोन्स. कहाँ बोलते हैं, इंडियन ओशन में. हरिकेन्स बोलते हैं अटलांटिक और टाइफून, अटलांटिक ओशन यानी कि जापान के आसपास में. टाइफून बोलते हैं वेस्टर्न पैसिफिक में, सॉरी अटलांटिक बोल रहा हूँ, अटलांटिक कहाँ पे है, जापान में नहीं है. अटलांटिक ओशन आपका इधर है, ये यूरोप और अमेरिका, इधर अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच में. ठीक है, टाइफून बोलते हैं ना वेस्टर्न पैसिफिक, ये बोल सकते हो आप, हाँ, जापान के एरिया में. एंड साउथ चाइना सी में बोलते हैं इसको. और बिली बिली तो ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं, बताइए. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट एंड इंटेंसिफाइड ओवर वार्म ट्रॉपिकल ओशंस. ठीक है, द कंडीशन फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ ट्रॉपिकल स्टॉर्म क्या क्या है, कि पहले तो लार्ज सी सरफेस विद टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए. दूसरा, कोरियोलिस प्रेजेंस होना चाहिए वहां पे, कोरियोलिस फोर्स. तो इक्वेटर पे क्यों नहीं फॉर्म होता, आपको समझ आ गया, क्योंकि वहां पर कोरियोलिस फोर्स जीरो होता है, जबकि इसको चाहिए कोरियोलिस फोर्स. स्मॉल वेरिएशन इन द वर्टिकल विंड स्पीड. ठीक, अ प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया और लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन. और पांचवा है अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम. ये 5 सिस्टम है, ध्यान रखना. द एनर्जी दैट इंटेंसिफाई करती है स्टॉर्म को कम्स फ्रॉम द कंडेंसेशन प्रोसेस इन द टावरिंग क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स. ये ऐसे क्लाउड हैं जो बहुत ज्यादा बारिश करते हैं, जिसको कहते हैं मूसलाधार बारिश. तो ये लिख लो, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड. Surrounding the center of the storm with continuous supply of moisture from the sea, the storm is further strengthened on reaching the land and moisture supply is cut off and the storm dissipates. The place where a tropical cyclone crosses the coast is called the landfall of the cyclone, and the cyclone which cross 20-degree north latitude generally recurve and they are more destructive. ठीक. A schematic representation of the दे रखा है, देखेंगे. A mature tropical cyclone is characterized by the strong spirally circulating wind around the center called the eye. ठीक है, अब आई की डायमीटर कितनी होती है, आई सर्कुलेटिंग सिस्टम कैन वेरी बिटवीन 150 से 250 किलोमीटर. आप समझ रहे हो. मतलब अगर क्या ही बोले यार इसको, साइक्लोन को, तो साइक्लोन का जो आई होता है ना, आई मतलब जो सेंटर, इसका जो डायामीटर होता है
डायामीटर ना, हाँ, डायामीटर यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा एरिया, ये आई का पूरा एरिया, यही होता है 150 से 250 किलोमीटर। मतलब भैया कितना कितना बड़ा आता है ये साइक्लोन। तो द आई इज अ रीजन ऑफ काम। अब देखो आई कैसा रीजन है, काम, एकदम शांत, विद सबसाइडिंग एयर, ठीक है। अराउंड द आई इज द आई बॉल, where there is a strong spiraling ascent of air to greater height reaching the tropopause. The wind reaching maximum velocity in this region reaching as high as 250 km per hour. ठीक। torrential rain occurs here, बीच में होती है torrential rain, ठीक। from the eyeball range bands may radiate, the trains of cumulus and cumulonimbus clouds may drift into the outer region, and the diameter of the storm over the Bay of Bengal, Arabian Sea and Indian Ocean is between 600 से 1200 किलोमीटर। the system moves slowly about 300 to 500 km per day. The cyclone creates storm surges and they inundate the coastal leylands. The storm peters out on the land. अब देखो कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताने लग गया था। जो हमारा साइक्लोन है, यस, अगर ये मान लो हमारा साइक्लोन घूम रहा है, तो जो आई है ना, इसका आपको पता ही है बेस कितना है, 150 से 300, 150 से 250 किलोमीटर जो भी है। तो अगर जैसे ये ऐसे घूम रहा है, ठीक, मान लो, तो मान लो अगर आप यहाँ पर खड़े हुए हो, ठीक, बना ही नहीं पाता हूँ। तो जब ये वाला सेक्शन आपके पास आएगा ना, तो आपको बुरा, मतलब बुरा बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा हवा लगेगी, बुरी तरह से आप फंस जाओगे। तो आप क्या करोगे, घर के अंदर घुस जाओगे। जैसे ये वाला एरिया क्रॉस होगा ना, ये वाला एरिया, आप इस वाले जोन में जब आ जाओगे, ठीक, एकदम जो काम वाला एरिया होगा ये वाला, तो ये जोन जो 150 से 200 किलोमीटर है, यानी कि कुछ घंटे के लिए एकदम शांत हो जाएगा। नो बारिश, नो एयर, नो नथिंग, एकदम क्लियर क्लाउड सब, तो आपको लगेगा कि चलो अब साइक्लोन खत्म हो गया। बट भाई साहब उसके पीछे भी तो उसकी पूंछ आ रही ना। तो जब आप इस वाले जोन में आओगे तो फिर फंस जाओगे। इसलिए ही आपको वो दी जाती है कंटिन्यू वार्निंग कि अभी खत्म नहीं हुआ है, वगैरह वगैरह, अभी टाइम लग रहा है, घर के अंदर ही रहे ऐसे करके, ठीक। ये और पढ़ लेते हैं, उसका हमारा चैप्टर खत्म है। थंडर स्टॉर्म एंड टोर्नाडोज। सो अदर सीवियर लोकल स्टॉर्म ऑफ थंडर स्टॉर्म, टोर्नाडोज, दे आर ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, स्मॉल एरिया में, बट आर बहुत वायलेंट होते हैं। थंडरस्टॉर्म क्या होते हैं, आर कॉज्ड बाय इंटेंस कन्वेक्शन ऑन मॉइस्ट हॉट डेज, ठीक। अ थंडरस्टॉर्म is a well-grown cumulonimbus cloud producing thunder and lightning, ठीक। when the clouds extends to heights where sub-zero temperature prevails, जहाँ पर जीरो से भी माइनस में टेम्परेचर है, जहाँ पर चला, अगर cumulonimbus cloud चले गए, अब चूंकि उनमें होते हैं आयंस, तो वो टकराते हैं, ठीक है। एंड हेल्स आर फॉर्म्ड व्हेन एंड दे कम डाउन एज अ हेल स्टॉर्म, इसलिए ओले गिरते हैं जब ये टकरा के बारिश कर देते हैं तो। एंड इफ देयर इज इनसफिशिएंट मॉइस्चर, वहाँ पे नहीं हुआ, सो आ थंडरस्टॉर्म कैन जनरेट डस्ट स्टॉर्म। A thunderstorm is characterized by intense updrift of rising warm air, which causes the clouds to grow bigger and rise to greater height, and this causes precipitation. And later, downdrift brings down to earth the cool air and the rain. So, from severe thunderstorm, sometimes spiraling wind descends like a trunk of an elephant with great force, with very low pressure at the center, causing massive destruction on its way. So, such a phenomenon is called a tornado. आपने देखा होगा वीडियोस में, जो बहुत बुरी तरीके से घूमता रहता है ना, स्पेशली यूएस वगैरह में। टॉर्नेडो जनरली अकर इन द मिडल एटीट्यूड्स, द टॉर्नेडो ओवर द सी इज कॉल्ड वाटर स्पाउट्स। तो बस ये याद रखो कि टॉर्नेडो अगर वो सी पे हो रहा है, समंदर के ऊपर हो रहा है, तो उसको बोलेंगे वाटर स्पाउट्स। So these violent storms are the main manifestation of the atmospheric adjustment to varying energy distribution. The potential and heat energies are converted into kinetic energy in these storms, and the restless atmospheric again returns to its stable state, ठीक। ओके, तो हमारे वो खत्म हो गए। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो कि कर लोगे। इफ द सरफेस एयर प्रेशर इज 1000 मिलीबार, अगर सरफेस का एयर प्रेशर कितना है, 1000 मिलीबार है, द एयर प्रेशर इज एट 1 किलोमीटर अबव द सरफेस विल बी। अब देखो मैंने आपको बताया था ना कि कितने ऊपर जाने पे, हाँ, 10 मीटर हाइट पर जाने पर आपका 1 मिलीबार प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक। 1 किलोमीटर कितने होते हैं, 1000 मीटर। हमें 10 मीटर पता है, 10 मीटर के लिए तो हम उसको डिवाइड कर लेंगे, तो बाई 10, तो कितना हो गया, 100 मीटर, ठीक। 100 मीटर बोले तो हमारा 100 मिलीबार,
यानी कि 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे हमारा 100 मिलीबार और कम हो जाएगा, यानी कि टोटल है 1000 मिलीबार। तो 1000 मिलीबार में से 100 मिलीबार कम हो जाएगा, यानी कि बचेगा हमारा 900 मिलीबार, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द करेक्ट। समझ गए? ओके। द ITCZ अरे ये तो बताया था, नियर द इक्वेटर। ओके। द डायरेक्शन ऑफ द विंड अराउंड लो प्रेशर इन नदर्न हेमिस्फीयर में कैसे होता है? लो प्रेशर कैसे बनता है? साइक्लोन में। अब साइक्लोन नदर्न हेमिस्फीयर कैसे घूमता है? एंटी क्लॉकवाइज। ओके। ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एयर मासेस? एयर मासेस के लिए क्या है? इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। अब देखो उसके लिए फॉरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि फॉरेस्ट ब्रॉड एरिया है, हमें चाहिए ऐसा एरिया जहां पर थोड़ा हाई प्रेशर पे टेम्परेचर। डेक्कन प्लेटू ऊबड़ खाबड़ जगह है, चांस ही नहीं है। हिमालयाज भी नहीं। साइबेरियन, यस साइबेरियन प्लेन है, हाई प्रेशर जोन। एंड प्रॉपर जो चीजें होती हैं एक एयर मास फॉर्मेशन के लिए, वो सब यहाँ पे रिक्वायर्ड है। ठीक है। दिस इज समथिंग व्हिच इज द एंड ऑफ द चैप्टर ऑफ द नंबर 9। एनी डाउट जस्ट टू कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस व्हाट्सएप और यू कैन कमेंट डाउन। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए देखते रहो और पढ़ते रहो। बाय बाय, लंबी वीडियो होगी। बाय।